हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में किया था बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उसमें हमने सीखा था सैंपल स्पेस, इसकी डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन, इवेंट्स की डेफिनेशन, और उसमें हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज को देखा था जो हमने किया था हमने लास्ट वीडियो में। उसमें आपको बेसिक क्लियर करवाया गया था। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्लास 9 से लेके क्लास 10th 11th 12th जेई मेंस जेई एडवांस सब में यूज होता है। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी फंक्शंस करने वाले हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपके बोर्ड्स के रिलेटेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, मैथ्स को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाले हैं। तो मुझे सपोर्ट आपका चाहिए होगा, तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। धन्यवाद। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। तो आप अपनी कॉपी में निकाल लीजिए और हम साथ में करेंगे, और आप क्वेश्चंस भी मेरे साथ साथ करना। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन? सपोज एस एक सैंपल स्पेस है ना, कि एस है वो एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस मैंने आपको बताया था कि क्या होती है कल की वीडियो में। सो द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन P defined on sample space S is a रियल वैल्यूड फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो भी होगा वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, और विच इज डिफाइंड, और किस पे डिफाइन होगा, डोमेन क्या होगी उसकी, ऑन ऑल इवेंट्स ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, है ना? सपोज एस एक सैंपल स्पेस है ना, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी डिफाइंड ऑन एस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन ऑल इवेंट्स एस बाय, दैट इज, अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है। लेट ई डिफाइन द इवेंट्स, ई यहाँ पे है इवेंट्स, ऑल इवेंट्स ऑफ एस, और सबसेट, ये सबसेट्स किसके हैं, एस के। ठीक है, ये है हमारा ई। ई है इवेंट्स, ऑल इवेंट्स ऑफ एस और सबसेट, ये डिफाइन है 0 से 1। दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये क्या है, ये हमारी डोमेन है प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, और ये हमारी रेंज है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर आपको काफी बार पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक सैंपल स्पेस पर डिफाइन होता है जिसकी डोमेन होती है उसके सारे इवेंट्स, और उसकी रेंज होती है 0 से 1 तक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेवर एक्सीड्स फ्रॉम 1। अगर एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट, एक आएगा 0.7, दूसरा आएगा 0.2, तीसरा आएगा आपको 0.9, और चौथा आएगा आपको 2.5। तो अगर ये आपको क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट, है ना, अगर आपको मेन एमसीक्यू में पूछा जाए, तो हमें एक चीज पता है कि रेंज है प्रोबेबिलिटी की 0 से 1 तक। ये 0 से 1 में लाई कर रहा है, ये 0 से 1 में लाई कर रहा है, ये 0 से 1 में लाई कर रहा है, पर ये 2.5 लाई नहीं कर रहा। तो ये आंसर होगा, दिस
is not, this can never be a answer of probability, can never be answer of probability, ये कभी भी probability का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की डोमेन क्या है। एक सैंपल स्पेस से बाहर भी, जो एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस से बाहर भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डोमेन नहीं हो सकती। कहने को ये चीज बहुत ही ज्यादा बेसिक है, पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। तो अब इसके बाद हम करते हैं एक क्वेश्चन जो आप भी मेरे साथ करेंगे, एक एग्जांपल। ठीक है, तो अगर हम फाइंड, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, जो बिगनर्स हैं और जैसे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, तो ये आप मेरे साथ ये कीजिए। ये क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन जब मैं लिख लूंगा, आप वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और मिलाइए कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a sum of 7 when 2 dice are rolled simultaneously। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यू कैन पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर। ओके, एंड अब आप आंसर मिला सकते हैं। देखिए, अब हमें है व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब एक डाइस रोल होता है तो सैंपल स्पेस क्या होती है, या 1 आएगा डाइस में, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब D2 भी हो रहा है रोल, ये डाइस 2 है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। हर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंपल स्पेस लिखना। अगर आपने यही गलत लिखा तो क्वेश्चन गलत ही होगा। हमेशा याद रखना कि आप क्वेश्चन बिना सैंपल स्पेस के सही नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, जब दो डाइस को हम साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं, तो इसकी जो दो डाइस की जो हमारी सैंपल स्पेस आती है, या तो 1 के साथ 1 आ सकता है, या 1 के साथ 2 आ सकता है, या 1 के साथ 3 आ सकता है। एक बार 1 आया, हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखनी है सैंपल स्पेस में कि क्या क्या हो सकती है। 1 के साथ 3 आया, 1 के साथ 4 से लेके यहाँ आ सकता है 1 के साथ 6 तक। सिमिलरली 2 के साथ 1 से लेके, मैं सभी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, यहाँ आ सकता है 2 से लेके 6 तक। ठीक है, और ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा 6, ये वाला 6, 6 और 1, 6 और 1 से लेके 6 2, मैं लास्ट वाला सारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 6 से 4, 6, 5 और लास्ट आएगा 6, 6। तो ये सब आएगा, ये आपका हो जाएगा पूरा सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं कमेंट्स में बताएं, मैं काउंट कर देता हूं। ये 6 हैं और टोटल ये 6 हैं, तो 6, ये अगर हमें ये निकालना हो ना कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, तो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, कि इसमें जो है वो रोज 6 हैं और कॉलम्स भी 6 हैं, तो 6 इंटू 6 36। और आपको प्रोबेबिलिटी का फंक्शन पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस तो लग गया पता, 36 है। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए निकालना है, गेटिंग द सम ऑफ 7। अब 7 कैसे सम आएगा, अब आप चीज देखिए कि 7 का सम कैसे आ रहा है। इसमें हमें 7 सम ढूंढना है। एक जैसे 1 और 3 कितना हो रहा है, 1 और 3 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 1 और 2 कितना हो रहा है, 1 और 2 कितना हो रहा है, जल्दी बताओ। 1 और 2 हो रहा है 3, ऐसे ही करके 1 और 1 2। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, और ए सेट है कौन सा,
सम इक्वल 7। तो अब हम ए सेट लिखने वाले हैं। ए सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहला गैस आएगा ये वाला। देखो अगर मैं फर्स्ट रो में काउंट करूं, किसी में 1 और जब यहाँ 1 और 5 थे तो एलिमेंट का नंबर आएगा सम 6। अब 1 और 6 में 7 आ रहा है, ध्यान से देखो, है ना। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो एक हो जाएगा 1 और 6। इसी तरह से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, 6 और 1 भी हो जाएगा, है ना। 6 और 1 का सम क्या आ रहा है, 7। और दूसरी रो में देखते हैं हम, चलो 2 1 2 और 6 क्या होंगे, 8। और यहाँ पे अगर मैं 2 और 5 लिखूंगा, ये कितना सम है 2 और 5 का, 2 और 5 का सम 7 है, सही है। और ऐसे ही 5 और 2 का सम, इस रो में जब 5 और ये होएगा ना, जैसे यहाँ पे 5 और 2, इनका सम क्या है 7। ये हमें काउंट करना पड़ेगा, है ना। और सिमिलरली हम एक चीज देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल वाली लाइन में सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट में चले जाना दोस्तों, राइटिंग पे मत जाना, है ना। तो यहाँ पे एक 3,4 होगा और उसके नीचे 4,3 होगा, तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि 3 और 4 7, 4 और 3 भी 7, है ना। ये हमें ढूंढना होगा कि कैसे आता है। और यहाँ पे 3 और 4 और 4 और 3 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,4 और एक और एलिमेंट आएगा 4,3। तो कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है 6, है ना। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है, सम इक्वल टू 7। तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विच इज 6 बाय 36, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 6। तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारा होगा आंसर। तो ऐसे करके हमने ये वाला आंसर तो निकाल लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट थिंग, जो हमारी थोड़ी सी रह गई थी। हम नेक्स्ट टॉपिक में ही आते हैं कि जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताया, उसमें अगर मैं अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और सैंपल स्पेस में चाहे जितने मर्जी एलिमेंट हो, मान लो सैंपल स्पेस में एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ये एम्प्टी सेट की क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम्प्टी सेट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। ये आ जाएगा 0 अपॉन n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होती है, 0। ये आपको याद रखना है, CTM, कमिट टू मेमोरी। और ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस मान लो n है, और हमें प्रोबेबिलिटी भी ऐसी की बतानी है, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, है ना। क्योंकि हमें सेट ही हमारा सैंपल स्पेस है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1। कि जब प्रोबेबिलिटी होती है सैंपल स्पेस की, है ना, वो हमेशा 1 ही होती है, और इट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। याद रखना, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो, मैंने आपको चीज बताई थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आपको बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये आपके आगे काफी यूज होने वाले हैं, कि जो भी ये वाले फॉर्मूला हैं, बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, है ना, ताकि लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे, है ना। तो ये वाले फॉर्मूलाज आपके काफी ज्यादा यूज होते हैं, बोर्ड्स में लगा लो, 12th में लगा लो, जेई मेंस में लगा लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है, अगर आपको बेसिक नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, और अगर आपको बेसिक आता है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लोगे। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो टाइम वेस्ट करके हम एक चीज बताता हूँ मैं आपको, E1, E2, E3 अप टू EN, ये इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं दोबारा नहीं बताने वाला, है ना। और EI इंटरसेक्शन EJ इज एम्प्टी सेट, मतलब इसका मतलब है क्या है, बताओ जरा। और आप बताओ इसका क्या मतलब होगा।
इसका मतलब होगा कि ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये थोड़ी फैंसी लैंग्वेज में लिखते हैं हम कि E1 इंटरसेक्शन E2 भी एम्प्टी है, सारी इंटरसेक्शंस आपस में एम्प्टी हैं। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ऑन टिल En। ये किसके इक्वल होता है? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की, इवेंट की, E1 की इवेंट की प्रोबेबिलिटी, E2 की इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सो ऑन टिल En की इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस में आती है बच्चों, ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा आगे का। नीचे चला जा मेरे भैया, नीचे क्यों नहीं जाता तू? चल नीचे। बढ़िया, आते हैं हम अगले। अब हम नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, ठीक है, ये सब क्लियर है? ये सब आपको क्लियर है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सब क्लियर है, ये जल्दी से मुझे इसका आंसर देना है, टाइम नहीं लगाना। मैथ्स में आप कितने मर्जी अच्छे हो जाओ ना, मैथ्स में मेन चीज ये होती है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छे से अच्छा बंदा जीरो हो जाता है मैथ्स में। तो अब फेयर, ये जल्दी बताना मुझे, इसमें टाइम नहीं लगाना। फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एक हेड आना चाहिए, हेड। ठीक है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए सबसे पहले होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस जब टू कॉइन्स टॉस्ड हो रहे हैं, या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा। अब इवेंट ए मान लेते हैं, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो अब इवेंट हम लिखेंगे भी। अब ये मत पूछना कि ये जैसे आया, क्योंकि ये पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, जिसको क्लियर नहीं है ना, वो प्लीज पिछली वीडियो जाके देखिए कि हम जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो या हेड हेड आएगा, है ना, या दोनों पे हेड आएगा, या दोनों पे हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ये पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ। तो अब हमें बोला एटलीस्ट वन हेड, की एक हेड आना ही चाहिए। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एटलीस्ट वन हेड तो है ना, दो हेड है, एटलीस्ट का मतलब एक को एक या एक से ज्यादा, तो ये है, तो ये तीन एलिमेंट्स आएंगे। इसमें जीरो हेड, एटलीस्ट वन चाहिए, एक चाहिए, तो ये नहीं आएगा। तो इवेंट में आएगा एच 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 टी टी एच। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस में 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में 3। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एन ए बाय एन एस। ठीक है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्या आ जाएगी? 3/4। अब जिसका ये आंसर था वो बहुत अच्छे, जिसका नहीं था देखिए क्यों नहीं था। ये आंसर बहुत आसान था, ये आना चाहिए था। फिर अब अगले कुछ हम फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर चलो फॉर्मूला छोड़ो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सोचो और आंसर लिखो कमेंट। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो सोच लो, वीडियो पॉज कर लो, है ना, और कमेंट्स में आंसर लिखो। अब ई कॉम्प्लीमेंट क्या है? अब मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ, होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। ये है एस और ये है ई, वेन डायग्राम में, है ना। अब हमें ई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। हम यूजुअली जो इसको मानते हैं ना, नंबर ऑफ एस को मानते हैं वेन डायग्राम में, इसको हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मानते हैं 1। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ई छोड़ के बाकी सब, ई छोड़ के बाकी सब अगर चाहिए तो मतलब हमें क्या चाहिए? ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए हमें, ई छोड़ के जो बाकी सब वाला एरिया चाहिए।
इसका क्या आंसर होगा? अगर ये 1 है तो 1 माइनस में से अगर हम ये कर देंगे है ना, ई को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसी का जो फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सी टी एम। काफी क्वेश्चंस में आएगा, आपको काफी ज्यादा ये हेल्प करने वाला है। ई कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अब एक और क्वेश्चन आते हैं। अब ये बताओ, चलो ये तो आसान था, चलो है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा? ई का इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ। वीडियो पॉज कर सकते हो और आंसर बता सकते हो, ठीक है? होप आप सभी ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। ये सिंपल स्पेस है। अब अगर हमें ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, पहले हमें मतलब समझना पड़ेगा इसका। यानी कि ई की इंटरसेक्शन एफ के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एफ छोड़ के बाकी सब। एफ छोड़ना है तो हमें ये बीच वाला जो पोर्शन है ये छोड़ना है, हमें सिर्फ ये पोर्शन चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब है कि हमें ई की इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के साथ चाहिए, मतलब ई चाहिए और एफ हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो मतलब हमें ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट चाहिए कि एफ का कॉम्प्लीमेंट में तो ये पूरा एलिमेंट आ रहा है ना, एफ के कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं आ रहा और ये आ रहा है और ई भी आ रहा है, तो हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन चाहिए, तो मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये वाला एरिया निकालने के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से ई इंटरसेक्शन एफ माइनस कर दूं तो हमें ये मिल जाएगा ना, ये वाला, ठीक है? क्योंकि ई में से हमने ये वाली मैंने चीज उड़ा दी, तो क्या मिला? ये वाला एरिया मिल गया और यही वाला एरिया आंसर है मेरा, ये वाला एरिया आंसर है, ठीक है? ये वाला ब्लैक वाला आ जाएगा। ये आपने याद भी रखना है, ये सीटीएम है, ठीक है? मैंने मेथड समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा। Probability of E intersection F complement is equal to probability of E minus probability of E intersection F। अब इसमें मैं मेनली आपको ना मिस्टेक बताता हूँ जो बच्चे करते हैं। इस फॉर्मूला में जो मेन मिस्टेक होती है ना, आपको उसके बारे में बताओ। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद, ये ऐसे हो जाएगा, सही हो गया। इसके बाद हम आते हैं, अगर मैंने आपको एक दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ए, इसका फॉर्मूला जरा अपने आप लिखना, क्या होगा? तो आपने पता क्या लिखना है? आपने ये वाला फॉर्मूला एज इट इज उतार देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने कर देना है ना, जैसे हमने किया बी इंटरसेक्शन ए। आपने ये लिखा होगा आधे से ज्यादा बच्चों ने, ये गलत है, ये नहीं आएगा। इसमें हमें देखो क्या पूछा है, हमें पूछा है ए की इंटरसेक्शन निकालनी है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि बी वाला पार्ट इंक्लूड हमने जो है वो चीज नहीं करनी, बी वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना। तो इसका आंसर भी बच्चा सेम है, होगा। मतलब है कि हमने ए की इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेनी है। समझा देता हूँ डायग्राम के साथ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब ए की जब इंटरसेक्शन लेनी है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो सेम ही तो बन रहा है मेरे दोस्त, जो हमने ऊपर किया वही तो बन रहा है, यही तो फॉर्मूला बन रहा है ना? तो अगर यही फॉर्मूला बन रहा है, आंसर क्या होगा? कुछ और होगा क्या? यही होगा। याद रखना ये बात, इसका भी आंसर यही है। ये क्वेश्चन आता है मेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो तैयारी कर रहे हैं हम जेई मेंस की, में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है?
कोई डिफरेंस नहीं है भैया, दोनों से लगता है डिफरेंस है ना। बच्चे ने ये वाला आंसर टिक किया था, ये नहीं था, दोनों का आंसर सेम था, ये ठीक है। तो ये हो गया। चलो हम करते हैं थोड़ा, अब हम करते हैं बच्चा एक क्वेश्चन और जो आगे ये वीडियो लंबी ज्यादा बन रही है वीडियो, तो आगे की वीडियो एक क्वेश्चन करो, चलो उसके बाद बताता हूँ। अब वी आर गिवन दैट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to 2 by 3, probability of A complement is equal to 7 by 15, and probability of A intersection B is equal to 1 by 5. Find probability of B. इसमें मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, हाँ ना मैं जवाब दे रहा हूँ, क्या इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 1 माइनस 7 बाई 15, ठीक है। हमें जो इसकी वैल्यू दी है ना, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो फॉर्मूला हमें इसकी वैल्यू पता है, ये निकालनी है, इसकी नहीं पता, और ये वैल्यू भी हमें पता है। तो हमें अगर ये वैल्यू आ जाए तो सिंपल ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ही लोगे, है ना। तो अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, उसके लिए छोड़ना, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें ये भी पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका सम 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो याद कर लो और अपने दिमाग में डाल लीजिए प्लीज, मेरे लिए डाल लीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा ये। अब इसकी से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 बाई 15 सॉल्व करोगे तो। अब हम करते हैं, देखो ए यूनियन बी की वैल्यू 1/5 है, ए की वैल्यू निकालनी 8/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/5। ये है, तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की आंसर क्या आ रहा है, कमेंट्स में लिख देना, मैं जरूर पढ़ूंगा आपका कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप यहाँ तक पहुंचे हो और आपने इतने लगन से देखी है। इस लिख देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये वीडियो मैं एक एंड कर रहा हूँ, जो मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये इस वीडियो में नहीं हो पाया, अगली में जरूर होगा। अगली में बेयस थ्योरम और डी मॉर्गन्स दो हम साथ में रखने वाले हैं। अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और 1-2 दिनों में ही आ जाएगी अगली वीडियो भी। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection B, A complement intersection B complement is equal to probability of A union B का whole complement, वेरी वेरी CTM, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आती है, मेंस एडवांस बोर्ड सब में ये चीज आती है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसके बाद भी अभी कुछ पढ़ा था, वीडियो जैसे लंबी बन रही है तो इतनी लंबी मैं बना नहीं सकता, है ना। तो अगले बार हम मिलने वाले हैं, चलो थोड़ी सी बातें कर ले, थोड़ी सी बातें वो भी जरूरी है।
अगली बार हम मिलने वाले हैं कल या परसों। ठीक है, और कोई आपकी सजेशन है कि आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए है ना, या किसी पे चाहिए, हम सब बनाएंगे। आपका सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे वीडियोस आती रहेंगी, है ना, और मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी वीडियोस बनाने के लिए। तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, है ना। और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, मैं आपको बता देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या, सबसे पहले हमने सीखा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना, कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने किए कुछ क्वेश्चंस, और फिर हमने सीखा प्रोबेबिलिटी के कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूलाज। और हमने सीखा यूनियन फॉर्मूलाज, ए ई यूनियन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी इंटरसेक्शन क्या होती है। फिर हमने कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट भी किया। कुछ अगर आपको इस वीडियो से समझ ना आया हो तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं हर एक बंदे को आंसर दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और एक मेल नीचे मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है या कुछ करना है तो आप उस मेल पर मुझे पिंग कीजिए। इसी तरह की कोलैब के लिए भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। टिल देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।